हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम फ्लेमिंगो बुक से सेकंड चैप्टर लास्ट स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके ऑथर हैं अनीस जंग। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहेब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago, set amidst the green field of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. Have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. लास्ट स्प्रिंग में आथर अनीस जंग ऐसे गरीब बच्चों के बारे में वर्णन करती है जिनका बचपन कहीं खो गया है। उनके चेहरों में कोई खुशियाँ नहीं है क्योंकि वे कूड़े करकट के ढेर से 2 पैसे की जुगाड़ करते हैं और वहाँ से अपनी खुशियाँ तलाशते हैं। कुछ बच्चे चूड़ी बनाने वाले फैक्ट्री में काम करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है उनके लिए। तो आइए देखते हैं लास्ट स्प्रिंग में क्या बता रही हैं अनीस जंग। आथर अनीस जंग बताती है कि मैं रोज़ सुबह अपने पड़ोस में कूड़ा कचरा के ढेर में से कुछ खोजते हुए एक लड़के को देखती हूँ जिसका नाम साहिब है। मैं उसको पूछती हूँ कि तुम ये काम क्यों करते हो, तुम्हें तो इस उम्र में स्कूल जाना चाहिए। साहिब बताता है कि ढाका जो कि बांग्लादेश में है, वहाँ बहुत पहले उसका घर था, खेत था, परंतु तूफ़ान आया और उसके खेतों और घरों को बहा ले गई, ऐसा उसकी माँ उसे बताती है। अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है और इसलिए साहिब कहता है कि कई बार मुझे कूड़े में से 1 रुपया मिल जाता है। There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. If I start a school, will you come? I ask, half joking. Yes, he says, smiling broadly. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? It takes longer to build a school, I say, embraced at having made a promise that was not mean. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. After months of knowing him, I ask him his name. Sahib-e-Alam, he announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friend, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. Why aren't you wearing chappals? I ask one. My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. Even if she did, he will throw them off at another who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities, on village roads. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse to आथर अनीस जंग साहिब से पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। साहिब कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। आथर कहती है कि यदि मैं एक स्कूल खोल दूं तो क्या तुम आओगे? साहिब हंसते हुए कहता है कि हाँ। कुछ दिनों के बाद साहिब फिर आथर की ओर दौड़ करके आता है और पूछता है, क्या आपका स्कूल तैयार है? आथर कहती है कि स्कूल बनाने में ज़्यादा समय लगता है।
आथर कहती है कि उसे जानने के कुछ महीनों बाद जब मैंने उसे नाम पूछा, उसने बताया साहिब आलम। उसे यह मालूम ही नहीं था कि इसका अर्थ क्या होता है। यदि उसे इसका अर्थ मालूम होता कि इसका अर्थ संसार का स्वामी है, तो उसे इसका विश्वास करने में बहुत समय लग जाता। आथर कहती है कि साहिब अपने नाम से बिल्कुल अनभिज्ञ है कि उसका क्या अर्थ निकलता है। वह रोज़ सुबह अपने मित्रों के साथ नंगे पांव गलियों में घूमता है। सुबह के पक्षियों के समान प्रकट हो जाते हैं और दोपहर होने पर गायब हो जाते हैं। कुछ महीनों के बाद मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगती हूँ। ऑथर आगे लिखती हैं कि मैंने एक बच्चे से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो। उसने उत्तर दिया कि मेरी माँ ने उन्हें अलमारी से नीचे ही नहीं उतारा। तभी एक दूसरे बच्चे ने कहा, जो कि ऐसे जूता पहना हुआ था जो कि आपस में मेल ही नहीं खा रहा था, कि वो कहता है कि इसकी माँ यदि अलमारी से नीचे उतार भी देती तो वह इसे फेंक देता। तीसरा बच्चा कहता है कि मुझे जूते चाहिए क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी जूते का जोड़ा नहीं पहना है, इसलिए मुझे जूते चाहिए। आथर कहती है कि मैं देश में अधिकांश जगह यात्रा की हूँ और ऐसे नंगे पांव बच्चों को मैंने देखा है, शहरों में और गांव के सड़कों पर भी। ऐसा पैसों की कमी की वजह से नहीं था, बल्कि उन लोगों का नंगे पांव रहना एक परंपरा बन गया है। मैं आश्चर्य से सोचती हूँ कि शायद यह स्थायी गरीबी की अवस्था को बातों में टालने का एक बहाना है। आई रिमेंबर अ स्टोरी a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others, like the rag pickers in my neighborhood, remain shoeless. अनीस जंग आगे बताती हैं कि मुझे एक कहानी याद आती है जो उडुपी से आए एक व्यक्ति ने कई बार मुझे सुनाई थी। एक छोटे लड़के के समान वह एक पुराने मंदिर के पास से निकलकर स्कूल जाया करता था, जहां उसके पिताजी एक पुजारी थे। वह कुछ देर मंदिर पर रुकता और जूते के एक जोड़े के लिए प्रार्थना करता। 30 वर्ष के बाद मैं उसके शहर को और मंदिर को देखने गई, जो अब एक वीरान स्थान बना हुआ था। पीछे वाले आंगन में जहाँ नया पुजारी रहता था, वहाँ लाल और सफ़ेद रंग वाली प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी हुई थी। भूरे रंग की वर्दी में एक छोटा लड़का, जिसने मोजे और जूते पहन रखे थे, वहाँ हाँफता हुआ आया और अपने स्कूल के बैग को एक फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक दिया। उस बच्चे की तरफ देखते हुए मुझे वह प्रार्थना याद आई जो किसी अन्य लड़के ने देवी से की थी, जब अंत में उसे जूते का एक जोड़ा मिल गया था। मुझे इन्हें कभी नहीं खोने देना है। देवी ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया था। पुजारी के पुत्र की भांति छोटे छोटे लड़के अब जूते पहनने लगे थे, लेकिन मेरे पड़ोस में कूड़े करकट बिनने वाले बच्चे अब भी बिना जूते के ही रह रहे हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, 8 miles away from it. Metaphorically, those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971.
Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, divide of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters' list and enable them to buy grain. Food is more important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris. When I ask them why they left their beautiful land of green fields and rivers, wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival. And survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. But for a child, it is even more. ऑथर अनीस जंग आगे बताती हैं कि नंगे पांव कबाड़ बिनने वाले लोगों के साथ मेरी जान पहचान मुझे सीमापुरी की तरफ ले जाती है, जो दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक जगह है जहां पे प्रवासी बांग्लादेशी 1971 से पहले यहां आए थे। साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी एक वीरान जगह हुआ करता था, परंतु अब खाली नहीं है। मिट्टी के बने ढांचे में जिनकी छतें टीन और तिरपाल की बनी हैं, जिनमें ड्रेनेज सिस्टम का कोई प्रबंध ही नहीं है, यहाँ 10,000 लोग कबाड़ बिनने वाले रहते हैं। वे यहाँ बिना पहचान बनाए 30 वर्षों से रह रहे हैं, जिनके पास अनुमति पत्र नहीं है, परंतु राशन कार्ड है जिससे उनके नाम वोटर लिस्ट में आ गए हैं और वे अनाज खरीदने योग्य बन गए हैं। फटी पुरानी साड़ियाँ पहने हुए औरतों का एक समूह कहती हैं कि जीवित रहने के लिए पहचान होने की अपेक्षा भोजन ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि दिन के अंत में हम अपने परिवारों का पेट भर सके और बिना दर्द के सो सके तो हम यहाँ पर रहना अच्छा समझेंगे, उन खेतों में रहने की बजाय जो हमें कोई अनाज नहीं देते हैं। आगे महिलाएं बताती हैं कि जहाँ भी उन्हें भोजन मिल जाता है वे लोग अपना तंबू वहीं लगा लेते हैं, जो उनका अस्थायी निवास बन जाता है। बच्चे उनमें बड़े होते हैं और वे आजीविका कमाने में भागीदार बन जाते हैं। और फिर सीमापुरी में आजीविका कमाने का मतलब है कूड़ा बीनने का काम। ऑथर कहती है कि कूड़ा करकट उन लोगों के लिए सोना है, यह उनकी रोज़ की रोटी है। उन लोगों के सिर पर एक छत है, चाहे वह टपकने वाली छत ही क्यों न हो, किंतु एक बच्चे के लिए यह उससे भी ज़्यादा है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around. He admits the gatekeepers lets me use the swing. साहिब कहता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है और एक 10 का नोट भी, तब उसकी आंखों में चमक आ जाती है।
ऑथर कहती है कि जब आपको कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है तो आप खोज करना बंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ कुछ और पाने की उम्मीद बनी रहती है। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ उस अर्थ से अलग होता है जो उनके माता पिता के लिए होता है। बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज़ होती है, जबकि बड़ों के लिए यह उनकी रोजी रोटी का साधन होता है। ऑथर आगे बताती है कि सर्दी की एक सुबह मैंने साहेब को पड़ोस वाले क्लब के कटीली तार वाले दरवाजे के पास खड़े देखा, जहां वह सफ़ेद कपड़े पहने हुए टेनिस खेलते हुए दो युवाओं को देख रहा था। वो कहता है कि मुझे यह खेल पसंद है। जब कोई भी आसपास नहीं होता है तो मैं अंदर चले जाता हूँ और द्वारपाल मुझे झूले झूलने देता है। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. But the game he is watching so intently is out of his reach. This morning, Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. ऑथर आगे बताती हैं कि साहेब ने भी टेनिस वाले जूते पहने हैं, परंतु ये जूते किसी अमीर लड़के के द्वारा त्यागे हुए हैं, क्योंकि उनमें से किसी एक में छेद हो गया था। लेकिन इससे उसे कोई परेशानी नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो नंगे पांव चलता हो, सपने सच होने के समान होते हैं, किंतु वह खेल जो वह ध्यान से देख रहा था उसकी पहुंच के बाहर है। साहेब बताता है कि वह चाय की एक दुकान पर काम करता है। इसके बदले उसे 800 रुपये और खाना मिलता है। ऑथर पूछती है कि क्या उसे यह काम पसंद है, तो देखती है कि उसका चेहरा बहुत उदास दिखाई देता है। स्टील का कनस्टर जो वो पकड़े रहता है उस प्लास्टिक बैग से उसे बहुत ही भारी लगता है, जिसे वह अपने कंधे के ऊपर इतनी आसानी से उठा लेता था। वह कचरे का बैग, वह बैग उसका अपना था। कनस्तर उस आदमी का है जो चाय दुकान का मालिक है। साहेब अब खुद अपना मालिक नहीं रहा। उम्मीद करती हूँ कि लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 1 आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब पार्ट 2 की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घरों में नियमित अध्ययन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।